तो ये जो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट टोटल 8 चैप्टर, और आज की क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है कि कैसे आपको एग्जाम के जो 2.5 घंटे हैं उनके साथ हिट करना है इस सब्जेक्ट को। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड किए हैं तो इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं रह गया है जिसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट चले हुए हैं। तो ये ठीक ठाक समय हम लोगों ने दिया है और हर एक टॉपिक को अच्छे खासे डेप्थ में जाके कवर किया हुआ है हम लोगों ने। तो हम पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज ये जो पेपर होगा, पेपर आपका टोटल होगा 2.5 घंटे का। जो टाइम आपका रहेगा कितना होगा, 2.30 आवर, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो होंगे ये होंगे आपके 1 to 5 5 क्वेश्चन होंगे and each question having 3 parts. Against of these parts you have to solve any 2 questions and तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे, ए बी सी इस तरीके से। और हर क्वेश्चन में ए बी सी के अगेंस्ट में कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक पार्ट आपका 5 नंबर का होगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन में 2 पार्ट आप करेंगे तो 10 पार्ट हो जाएंगे, 10 पार्ट 50 नंबर, ठीक है। तो मतलब जो भी आपके इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। हर एक क्वेश्चन में 15 नंबर जिनमें 10 आपको करने हैं। तो इंटरनल चॉइस भी अच्छी खासी है। अगर आपका कहीं कोई कमांड अच्छी नहीं भी है तो आपकी जिन पे अच्छी कमांड है उन पर सॉल्व कर सकते हैं। जिन पे बहुत अच्छा अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है पास होना। बाकी सब्जेक्ट हम लोगों ने इस तरीके से कवर किया है कि सिर्फ एग्जाम फोकस नहीं पढ़ा है, नॉलेज फोकस पढ़ा है, आगे भी काम आएगा। बहुत सारे आप पेपर उठा कर देखेंगे पिछले वाले, तो डिप्लोमा लेवल पर बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा कवर किया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि हम लोगों ने इस पे न्यूमेरिकल पार्ट, चाहे ग्राफिकल हो या एनालिटिकल हो, खूब टाइम दिया है। चाहे किसी 4 बार चेन की वेलोसिटी डायग्राम, किसी भी कंपोनेंट पर कितना वेलोसिटी हो रही है, लीनियर या रोटेशनल, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, कैसे डायग्राम को ड्रा करेंगे, कैसे इसको मेजर करके रीस्केलिंग कन्वर्ट करते हुए फाइनल आंसर को बताएंगे। जबकि इतना डेप्थ में क्वेश्चन पेपर आता नहीं है, फिर भी अगर आ भी जाएगा तो आप यहाँ पर हारेंगे नहीं, मतलब फेल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी आफ्टर एग्जामिनेशन ये सब सब्जेक्ट ऐसे है कि बड़ा आपके लॉन्ग टाइम यूजफुल कहीं भी इस्तेमाल होंगे। तो टोटल आपको ये 50 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 50 मार्क्स आपको सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 75, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है कि यहाँ पर पास होना मुश्किल हो जाए, बैक लग जाए, या बैक तो उन्हीं लोग की लगती है कि जो बिल्कुल 2.5 घंटे वहाँ पर शून्य अवस्था में चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। बहुत आसान है, थ्योरी पेपर काफ़ी आता है। तो थ्योरी भी आप लिख लेते, हमारी क्लास को अगर आपने ध्यान से सुन के थोड़ा बहुत अगर कुछ दिमाग में रखे होंगे, रिकॉल कर लेंगे तो भी ठीक ठाक कर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई पेपर की। अब इस सब्जेक्ट में टोटल 8 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया कंप्लीट सिलेबस को, 8 चैप्टर में। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरे से दूसरा होगा। हो सकता है 3 पार्ट है पहले क्वेश्चन में, ए बी सी, तो ए और बी आपके पहले चैप्टर से हो, सी आपका सेकेंड चैप्टर से हो। तो टोटल 8 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन को कंपाइल किया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो सिलेबस तो आपको कंप्लीट पढ़ना, पूरा ही पढ़ना है। उनमें से फिर आपको जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप उसकी आंसरिंग पहले करेंगे। सारा आपका जो एग्जाम के बाद इवैल्यूएशन होगा, वो इवैल्यूएशन तो हम लोग बात कर रहे हैं कि 8 चैप्टर 5 क्वेश्चन में कंपाइल किए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, जिनको आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट हैं उनको आप पहले सॉल्व करें। जरूरी नहीं है कि पहले क्वेश्चन का ए पार्ट ही आप स्टार्ट करें,
आपको अगर क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट अच्छे से आ रहा है, जिसपे आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप उसको पहले सॉल्व करें। क्योंकि स्कैन करी जाएगी कॉपी, स्कैन करने के बाद जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर चेक करने वाला जो होगा, जो इवेल्युएटर होगा, जिस क्वेश्चन पर क्लिक करेगा वो पेज नंबर होगा, उस पेज नंबर के अगेंस्ट में एक पूरी मैट्रिक्स होती है, एक लिस्ट होगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए बी सी। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो तुरंत शो कर देगा कि पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी डिस्कस किया जा रहा है। और वहां पर जब आप जैसे नंबर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर वो मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्वेश्चन क्रम से ही करें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि कैन की प्रोफाइल को ड्रा करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलोवर के ट्रेवलिंग के लिए, आपने खूब अच्छे से पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आप इंतजार भी कर रहे थे कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको तो बिल्कुल हम अच्छे से कर डालेंगे। ठीक है, आपको इतना अच्छा लग गया कि आप उसी को करते रहे आधे घंटे या 40 मिनट आपने उसी पे लगा दिया, है ना। जबकि वो नंबर कितना 5 देगा आपको, आप आधे घंटे 40 मिनट अगर उसी में लगा देंगे तो फिर बाद में आप भागम भाग वाले क्वेश्चन करेंगे, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो भी नहीं लिख पाएंगे। लास्ट में होते होते ये होगा कि 2 घंटे वाली बेल बज गई, अभी आपका आधा पेपर बाकी है, तो 60% टोटल क्वेश्चन आप टच कर पाए, 40% छूट गया, 2.5 घंटे हो गया, कॉपी आपकी कलेक्ट कर दी गई। तो इस चीज से बचना है तो कैसे क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना है। 2.5 घंटे में यानी कि आपका 150 मिनट होगा, है ना। 150 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन पर करीब 15 मिनट टाइम आपका अलॉट किया जा रहा है। आप इस तरीके से व्यवस्थित करें अपने टाइम को कि एक क्वेश्चन या एक पार्ट में आपको 12 मिनट 10 से 12 मिनट में उसको पैक करना है। ठीक है, जब 10 से 12 मिनट लेके चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप आंसरिंग करते करते बिल्कुल पीक पर 10 मिनट हो गया एकदम, वही तो छोड़ नहीं देंगे, फिर आप उसको धीरे धीरे उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो 2-3 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कम से कम जो हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया है दूसरे क्वेश्चन के लिए उसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, एक फायदा इससे होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप सारी चीजें ऑन टाइम करते जाएंगे तो 2 घंटे या 2.25 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। आपको एक बार टाइम मिल जाएगा कि उसके ऊपर पलटा के देख लेते हैं, क्वेश्चन पर पलटाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक, उसको डेकोरेट करते हैं कॉपी को। तो एक बार जो भी आपने खासकर एनालिटिकल या एक्सप्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड, इनको एक बार रिवाइज जरूर करें। बहुत कॉमन ये समस्या रहती है कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लक्चुएशन फॉर फ्लाईव्हील का फार्मूला आपने किया है, ठीक है, उस पर बेस पे न्यूमेरिकल भी आपने कर दिया, लेकिन आपने जल्दबाजी में या दिमाग उस समय अगर सही हिट नहीं किया तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, यानी कि कोई छोटी सी गलती, थोड़ा सा हमारे दिमाग का जो अपना वो फ्रीक्वेंसी है मिसमैच हुई नहीं कि आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे और सारा आंसर आप गलत कर देते हैं। अगर आपने ये 10-15 मिनट एक्स्ट्रा समय नहीं लिया है तो फिर जब 2.5 घंटे बाद जब आपस में डिस्कस करते हैं तब फिर अपना माथा बैठते हैं कि यार हमने तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, ये सबसे ज्यादा खराब। ठीक है, तो एक ये चीज इससे बच पाएंगे आप। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है, ग्राफिकल पार्ट है, इनको एक बार आप रिवाइज करने का समय जरूर लेके चलें, जिससे अगर कुछ पकड़ में आ जाता तो आप उसको जल्दी जल्दी सही कर सकें। ये चीज है। अब हम लोग बात करते हैं इस सब्जेक्ट पर, कंटेंट हमारा क्या क्या है। तो 8 टोटल चैप्टर है हमारे। पहला चैप्टर आपका कौन सा था? इस सब्जेक्ट को हमें सिर्फ टैकअप करना है क्योंकि सबसे सारे लोग पहले से पढ़ चुके हैं, पढ़ रखे हैं, बस थोड़ा सा हमें इसका मतलब रीइंट्रोड्यूस करना है। सिंपल मैकेनिज्म का पहला सिंपल मैकेनिज्म के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था कि मशीन क्या होती है, मशीन कैसे बनाई जाती है, कैसे उसको फॉर्म किया जाता है। तो फिर वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म की बात की थी। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे बनाई जाती है। फिर हम बात किए थे काइनेमेटिक चेन एक कोई होती है,
काइनेमेटिक चेन कितने टाइप की हो सकती है, इसको चेक करने के लिए 3 लिंक लगाई। फिर हमारे पास कुछ 2 इंपेरिकल रिलेशंस थे लिंक और पेयर के बीच में, ठीक है, याद है ना, L = 2p - 4 इस तरीके से। तो उन पर फिर आप काउंट करके लिंक और पेयर को पुट करते थे, फिर चेक करते थे या तो इक्वल हो गए या तो इक्वल नहीं होंगे दोनों, RHS LHS। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हो सकता है LHS ज्यादा हो RHS कम हो, या दूसरा सिचुएशन हो सकती है कि LHS आपका कम हो RHS ज्यादा हो। तो इन सिचुएशंस में आप क्या क्या बोल रहे थे किसको, तो हम लोगों ने देखा था कि 3 लिंक से आप असेंबल करके आपस में जोड़ के कोई फ्रेम या स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, लेकिन काइनेमेटिक चेन नहीं बना सकते हैं। अगर बन भी रही थी तो वो आपकी लॉक्ड चेन होगी, ठीक है। नॉट अलाउड एनी टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज 3 लिंक्स known as locked chain and we have as a structure और फ्रेम, ठीक है। जबकि काइनेमेटिक चेन की कंडीशन ये थी कि इसमें रिलेटिव मोशन होना पॉसिबल मस्ट था, वो संभव हो पाया था कम से कम 4 कड़ियों से मिला के एक कोई काइनेमेटिक चेन बनी जाए, और उस काइनेमेटिक चेन में फिर कोई एक लिंक फिक्स करते थे, किसी एक लिंक पर इनपुट देते थे इन फॉर्म ऑफ मोशन, और फाइनल किसी एक चौथी लिंक पर मूवमेंट अवेलेबल होता था, मिलता था या प्रोड्यूस होता था विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग 4th लिंक, जिसको आप कपलर बोलते थे, है ना, कनेक्टिंग रॉड बोलते थे। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी थी बेसिक इंट्रोडक्शन में। फिर बात आई थी काइनेमेटिक पेयर, 2 कड़ियों को जहां जोड़ा जाता है और उनमें रिलेटिव मोशन अगर पॉसिबल हो तो उसको काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे। अगर रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है 2 लिंक के कनेक्शन पर तो उसको ज्वाइंट बोलते थे, है ना। तो काइनेमेटिक पेयर की बात की थी, काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन देखा था इस चैप्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 लिंक, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकली एंगेजमेंट उसका जो था, ओपन पेयर, क्लोज पेयर, ठीक है, लोअर पेयर, हायर पेयर, पूरा क्लासिफिकेशन देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी इस चैप्टर के अंदर। और लिंक क्या होती है, लिंक के बारे में बात की थी, फ्लेक्सिबल लिंक, रिजिड लिंक, लिक्विड लिंक, है ना, या फ्लूइड लिंक, और बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक, ये सब इस तरीके से डिस्कस किया था। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था शॉर्ट में, ग्रबलर क्राइटेरिया, फुटबाइक क्राइटेरिया, याद है कुछ किस चीजें, तो इनको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना। दूसरा चैप्टर हमारा था काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब काइनेमेटिक एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी काइनेमेटिक चेन या मैकेनिज्म थी, इन मैकेनिज्म्स में ड्यूरिंग ऑपरेशन मूवमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन एक लिंक से दूसरे लिंक की तरफ कैसे पास ऑन हो रही थी, ठीक है। ये डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, 2 मेथड से देखा था एनालिसिस, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड देखा था, या सॉरी ग्राफिकल मेथड देखा था, और दूसरा इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड भी देखा था, ठीक है। तो 4 बार लिंक, स्लाइडर क्राइम, ये सारी चीजों के स्पेस डायग्राम से इनपुट को यूज करते हुए कुछ आपके फार्मूले थे, V = R ओमेगा, या ओमेगा पर 2πn/60 था रोटेशनल केस में, और वेलोसिटी डायग्राम हम लोगों ने बनाया था। कुछ चीजें अगर आपको याद हो, जो भी फिक्स पार्ट थे उनको आप किसी एक सुटेबल लोकेशन पर लोकेट करते थे, इसके बाद इनपुट लिंक्स में लीनियर वेलोसिटी को कैलकुलेट करते थे, ये लीनियर वेलोसिटी या किसी सुटेबल स्केल पर कन्वर्ट करके लीनियर डायमेंशन के साथ उसको ड्रा करते थे, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखते हुए इसी तरीके से सारी लिंक को ड्रा करते हुए जो वेलोसिटी डायग्राम बनाते थे, उससे आप वेरियस कंपोनेंट या एलिमेंट या लिंक के वेलोसिटी को मेजर करके फाइंड आउट कर लेते थे। इसी तरीके से उन सभी लिंक या कड़ियों को एक्सेलरेशन डायग्राम बना के भी फाइंड आउट किया था।
एक तो ये मेथड था और दूसरा आपका मेथड था इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, आई सेंटर मेथड, है ना। एन जो आपका नंबर ऑफ आई सेंटर था वो क्या था, n-1/2 नंबर ऑफ लिंक, सॉरी नंबर ऑफ सेंटर। और ये सेंटर आपके 3 टाइप के थे, फिक्स्ड आई सेंटर, परमानेंट आई सेंटर और तीसरे टाइप के थे नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट आई सेंटर। ठीक है, कैनेडी थ्योरम की बात इसमें की थी। याद आ रही है तो सब चीजें नोट्स एक बार जरूर देख लेना अगर आपने बनाया हो, बने ना। तो ये सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा एक बार देखोगे ना तो दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी क्लास में कब कैसे क्या बताया गया था। तो ये चीजें आपके एनालिसिस में हो गई थी। दूसरा आपका एक पार्ट सिंथेसिस है। सिंथेसिस में क्या बताया था कि किसी एक गिवन आउटपुट के लिए कोई एक मशीन या कोई मैकेनिज्म को कंस्ट्रक्ट करना हो, बनाना हो, तो क्या साइड किस डायरेक्शन पर कनेक्ट किया जाएगा, कैसा पेयर होगा, ठीक है, किस टाइप का पेयर होगा, ये सारी चीजें। यानी किसी मशीन को बनाना किसी स्पेसिफिक आउटपुट को प्राप्त करने के लिए, वो आपका था सिंथेसिस। और एनालिसिस क्या था कि जो भी मशीन बनी बनाई है, इनपुट से लेके एनालिसिस करते करते कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मूवमेंट का या पावर का या फोर्स का, फाइनली कितना मिलेगा। एक दूसरे के उल्टे हैं। एनालिसिस आप इनपुट से आउटपुट की तरफ पूरा विश्लेषण करते हुए चलते हैं। सिंथेसिस में क्या होता है कि आउटपुट आपको पहले पता होता है, आउटपुट के हिसाब से मशीन को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। ठीक है, इन चीजों को डिस्कस किया था सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर आपका था डायनामिक्स ऑफ मशीन। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, फोर्सेस की एनालिसिस की थी। कोई स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है या कोई इंजन है, इंजन के पिस्टन पर अगर वेलोसिटी हो रही है, सेकंड चैप्टर से जैसे जो वेलोसिटी निकाली, उस वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन निकाल रहे थे और उस मास को अगर इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक फोर्स मिल जाता था F=ma, है ना। तो इन सब फोर्सेस की डिस्कशन किया था इस चैप्टर में। और जाइरोस्कोपिक कपल, इसकी बात की थी। जाइरोस्कोपिक कपल में 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस थे। ठीक है, एक कोई बॉडी अगर स्पिन कर रही है किसी एक एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस भी किसी एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर धीरे धीरे स्पिन कर रहा है, तो तीसरा जो एक रिमेनिंग परपेंडिकुलर एक्सिस बनेगा, वहां पर आपका एक कपल जनरेट होता था। इसका एग्जांपल बताए थे। कोई एक शिप था, शिप को रियर से देखते हैं, फिर अगर आपका प्रोपेलर किस तरीके से डायरेक्शन पर रोटेट कर रहा है, राइट टर्न कर रहा है, लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो कब आगे वाला पोर्शन आपको झुक जा रहा था, टेल आपकी रेज हो रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें बात की थी। एक बात की थी, जब आप बाइक से चल रहे होते हैं, जब कोई मोड़ आता है तो मोड़ पर घुमाते समय आप अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जाइरोस्कोपिक कपल जो लगेगा उससे आप गिर जाएंगे। ये सारी चीजें डिस्कस की थी इस सब्जेक्ट में। तो फोर्सेस की जनरली बात किया चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 4 में आ गए थे पावर ट्रांसमिशन। काफी बड़ा चैप्टर था अपने आप में। पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए कई तरीके के सिस्टम को हम लोगों ने यूज किया था, जिसमें एक था आपका बेल्ट ड्राइव सिस्टम। एक पुली से दूसरी पुली के बीच में बेल्ट को लपेटा गया था। ठीक है, इस बेल्ट की लंबाई कितनी होनी थी, पुली और बेल्ट के बीच में स्लिपेज क्या था, क्राउनिंग क्या थी, लॉ ऑफ बेल्टिंग क्या थी, ये सारी चीजें डिस्कस किया था। बेल्ट वाला हो गया था। इसके बाद चेन का भी एक छोटा सा डिस्कशन था। गियर का पार्ट एक था। गियर में हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम लिया था। ठीक है, गियर की टूथ प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होंगी, कुछ पुराने लेक्चर भी हैं, उसको भी एक बार देख लेना, तो पूरा क्लास में जो जो बताया गया वो सब चीजें मिल जाएंगी। तो ये चीजें थी अपनी पावर ट्रांसमिशन में। अगला आ जाता था फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील किसी एक इंजन के लिए, किसी एक मशीन के लिए सोर्स ऑफ रिजर्वायर भी कहते हैं, एनर्जी ऑफ रिजर्वायर भी कहते हैं, कि जब अवेलेबल एनर्जी होती थी उस अवेलेबल एनर्जी पर
मोर देन रिक्वायर्ड एनर्जी अवेलेबल होती थी, वहां पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको स्टोर कर लेता है कौन, फ्लाईव्हील, और रिमेनिंग जो ड्यूरेशन पीरियड होता है उससे एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो स्पीड हमारी कम ज़्यादा होगी जब एनर्जी मिलेगी, उस समय रोटेशनल बहुत तेज एनर्जी होगी, और जब धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते करते एनर्जी खत्म हो जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो कंप्लीट एक साइकिल में किस पॉइंट पर क्रैंक शाफ्ट के रोटेशनल, किस एंगुलर पॉइंट पर हाई एनर्जी है, किस एंगुलर पॉइंट पर सबसे लो एनर्जी है, इन दोनों के बीच को हम लोग बोलते थे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। इसी के करस्पॉन्डिंग स्पीड भी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो इनको बोलते थे फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, फिर कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, इन सब की हम लोगों ने बात की थी, कुछ फार्मूला वगैरह डिराइव किए थे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व किए थे मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, कराया था ना लोगों ने शायद, जिसमें अरे कई सारे पॉइंट्स पे ABCD किया था, एनर्जी को प्लस माइनस करते गए थे ऊपर नीचे वाला, फिर उसको एक एरिया से जो दिखाया गया तो एक्चुअल नेचर में अपने कन्वर्ट करके बताया था उसकी चीजें, फ्लाईव्हील का साइज क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी। हाँ, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी पूछी थी, और कुछ साइज और फ्लाईव्हील की भी बात इसी से आ जाती है, तो डिस्कस कर चुके हैं। एक इसके बाद फिर आया चैप्टर कैन एंड फॉलोअर। इससे भी ठीक ठाक हम लोगों ने टाइम दिया था, कैन एंड फॉलोअर। कैन क्या होती है, कैन कितने टाइप की होती है, फॉलोअर क्या होता है, लिफ्ट ऑफ फॉलोअर क्या है, या स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर क्या है, फॉलोअर की ट्रेवलिंग जो होती है बॉटम टू टॉप, ये कौन कौन से नेचर से हो सकती है, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से जा सकता है या आ सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन से जा सकता है या आ सकता है, या चौथा था साइक्लोइडल नेचर में जा सकता है या आ सकता है। जिसमें हमने बताया था कि आपके कोर्स में स्टार्टिंग वाले 3 केस है, साइक्लोइडल वाला शायद नहीं था आपके कोर्स में, तो इन सभी पर हम लोगों ने बात की थी, और कैन की प्रोफाइल को भी ड्रा किया था, रेडियल कैन के लिए और ऑफसेट कैन के लिए। ये सब टर्म्स याद आ रहे हैं ना? तो ये चीज है, एक बार इसको देखना। इसके बाद 7 नंबर चैप्टर आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में थोड़ा सा कम समय दिया था क्योंकि लास्ट में आपकी अटेंडेंस काफी शॉर्ट होने लगी थी। तो बैलेंसिंग पहली बात तो आपके कोर्स में सिर्फ रोटेशनल मेंबर को बैलेंस करने की बात कही गई है। रेसिप्रोकेटिंग पार्ट पर जो अनबैलेंसिंग हो रही है वो आपके कोर्स में नहीं है बैलेंस करना, लेकिन रोटेशनल मेंबर जितने हैं उन पे कोई अगर आपका रिक्वायर्ड कंपोनेंट या रिक्वायर्ड मास है, वो मास उस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता था, वो फोर्स आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि मशीन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। और ये अगर फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ जाए या ज़्यादा बढ़ जाने पर मशीन को तोड़ भी सकता है उस कंपोनेंट को। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जबरदस्ती का हम कुछ एक एडिशनल मास इसके अपोजिट डायरेक्शन पर या किसी सुटेबल डायरेक्शन या सेक्शन पर लगा देते थे, जिससे कि इस डिफ्लेक्शन को काउंटर कर दे और अपनी प्री पोजीशन पर ही उसको मेंटेन करके रखे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते थे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। ठीक है, 4 केस बताए थे कि अगर एक कोई मास है उसको बैलेंस कर रहे हैं किसी एक ही काउंटर मास को लगा के, एक वो केस हो गया था। दूसरा केस था कि एक मास को 2 काउंटर मासेस लगा के बैलेंस कर रहे हो। तीसरा था कि एक ही सेक्शन पर कई सारे मासेस लगे हैं, उन पर कोई एक काउंटर मास लगा के बैलेंस किया गया था। और एक चौथा केस था कि मोर देन वन अनबैलेंस को बैलेंस कर रहे थे मोर देन वन काउंटर बैलेंस फोर्स से, काउंटर मास लगा के। ठीक है, तो ये केसेस आपको कुछ याद होंगे, इतना ही आपके इस कोर्स में था। और लास्ट आपका जो चैप्टर था वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन
बेसिकली हमारा फिजिक्स में भी पढ़ के आए थे, मैंने बोला था उसको एक बार देख लो, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वाइब्रेशन। तो ये आपके टोटल चैप्टर है जिन पे आपको अच्छे से कमांड करनी है, ठीक है, अच्छे से अच्छा पूरा पेपर सॉल्व करना। किसी भी स्टूडेंट से ये ना सुने क्वेश्चन छूट गया, ठीक है ना, तो फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा, या ये क्लास हमें सिर्फ ओवरव्यू के हिसाब से बताई गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको डाल देंगे ग्रुप में भी। तो इन क्वेश्चन को एटलीस्ट जरूर कर लेना, ठीक है। हो सकता है अगर किस्मत आपकी सही रही, अगर हमारा वहाँ से मैच कर गया फ्रीक्वेंसी पेपर सेटर से, तो काफी कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। चार मिल गए, चार ही मिल गए, चार की जगह चार मिल गए। हाँ सही बात, नहीं मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे। क्योंकि है ना, जब ये कुछ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि रट्टा तो मारोगे नहीं, क्लास पूरी पढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ एक रिजिड लिंक की बात करेंगे तो आप इसके दाएं बाएं वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। बस इनको थोड़ा सीरियसली करना। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक को उदाहरण से समझाना है। बताइए भाई, रिजिड लिंक, ये जो टाइप ऑफ लिंक हमने बताई थी, 3 टाइप की लिंक बताई थी। कुछ लिंक हमारी पूरे यूनिवर्स में आप जो लिंक देखेंगे वो यही 3 टाइप की लिंक होंगी। जैसे कि किसी एक इंजन के अंदर जो कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करती है, और जो अपना ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के टाइम ये जो कनेक्टिंग रॉड है ना कभी टेढ़ी होती है, ना कभी घूमती है, कहीं कुछ नहीं होता ना, जैसी है वैसी रहेगी, बस उसकी अपनी पोजीशन ऐसे ऐसे होती रहेगी। तो कनेक्टिंग रॉड या जो भी आप सॉलिड लिंक देख रहे हैं, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, ये सब के सब आपके रिजिड लिंक हैं, उदाहरण की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल लिंक आपकी क्या होगी, जैसे किसी कुएं से पानी आप खींच रहे हो, ठीक है, तो एक पुली होती है, पुली के ऊपर आप रस्ते को लगाते हैं, रस्ते को खींच रहे होते हैं, रस्ता एक लिंक है क्योंकि पावर ट्रांसमिट कर रहा है आपके हाथ से लेकर बाल्टी तक। जैसे वो पुली पर आएगा तो रास्ता पहले सीधे होगा, यहाँ पर आके घूम जाता है, पुली के आकार में आ जाता है। जैसी जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वो अपनी शेप को फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर कन्वर्ट कर लेगा, बदल लेगा। पट्टा बेल्ट जो आप देखते हैं 2 पुली के बीच में चलती है, ठीक है, 2 पुली के बीच में सीधी होती है, लेकिन पुली पर जाती है तो घूम जाती है, फिर सीधी हो जाती है। चेन, ये सब जितने उदाहरण आपको दिख रहे हैं फ्लेक्सिबल के, वो सब फ्लेक्सिबल लिंक हो जाएंगे। तीसरा आपको फ्लूइड लिंक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक रैम्प, ठीक है, एक कोई मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कोई एक लिक्विड भरा हुआ, इधर से आपने कोई पिस्टन दिया, ठीक है, और ये जो लिक्विड है, लिक्विड दूसरे साइड में अपना कुछ फोर्स क्रिएट करेगा और उस साइड में जो भी चीज होगी उसको पुश कर देगा, मूव करा देगा। तो जहां भी फ्लूइड इस तरीके के हैं वो सब आपको लिक्विड लिंक या फ्लूइड लिंक होंगे। इसके अंदर तेल भरा हो, इसके अंदर तेल भरा हो, हाँ हाँ, तेल भरा हो, ब्रेक आप लगाते हैं, पेडल मारते हैं ना, तो वहां भी आपका एक ऑयल होता है, वो ऑयल पुश होता है आपको ब्रेक से, और ब्रेक शूज है वो अपना डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट, मैकेनिकल मूवमेंट ट्रांसमिट करता है, और ब्रेक शूज होते हैं पहिए के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जहां तक भी आपके एग्जांपल ऐसे याद आते हैं उनको बोल सकते हैं। अगला आपका आता है यंत्र विन्यास और मशीन। यंत्र विन्यास मतलब मैकेनिज्म और मशीन। मशीन क्या है और यंत्र विन्यास, इनमें अंतर क्या है? यंत्र विन्यास में हमने बताया था जो कड़ियों को जोड़ने में, हाँ, जो काइनेमेटिक चेन है हमारी कड़ियों के जुड़ा हुआ संयोजित फॉर्म में, ठीक है, उनमें से हम किसी एक लिंक को फिक्स करते हैं, एक कड़ी का, हाँ, एक कड़ी को फिक्स कर दें, एक कड़ी में कोई इनपुट है या क्रैंक मान लें, उसके साथ दूसरी कड़ी जोड़ेंगे, हाँ, कनेक्टिंग रॉड होगा और फाइनल जिस पे मूवमेंट मिल रहा होगा वो फॉलोवर होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जितनी व्यवस्थाएं होंगी इनको तो बोलेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। काइनेमेटिक चेन से इन्वर्जन की सहायता से जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। और जो मशीन है, मैकेनिज्म में बताया कि 4 लिंक रिक्वायर्ड है। अगर 4 से ज्यादा लिंक है या एक से ज्यादा इस तरीके की मैकेनिज्म असेंबल करके किसी एक मशीन का ओवरऑल जो मोटो है उसको अगर फुलफिल करा रहे हैं तो उसको बोलेंगे मशीन, है ना। मतलब मशीन की ही टर्म में आपको बताना है, लिंक, पेयर, इन्वर्जन, इनसे अपने काइनेमेटिक चेन बनाए
और हमने ये देखा या डिफाइन किया कि 4 लिंक मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे मशीन में। अगर ये 4 से ज्यादा लिंक या एक से ज्यादा ऐसी मैकेनिज्म का एक कंबाइंड फॉर्म जो किसी एक मशीन का जो अपना टास्क है, टारगेट है, उसको अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मशीन। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तो काइनेमेटिक पेयर से आप क्या समझते हैं, इनके वर्गीकरण विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए तथा प्रत्येक विधि के लक्षण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक तो काइनेमेटिक पेयर क्या है एक तरह से 2 या 2 से अधिक कड़ियों का संयोजन। अगर हम सिर्फ संयोजन करके छोड़ देंगे तो ये काइनेमेटिक पेयर पूरा नहीं कहा जाएगा। हो सकता है संयोजन ये हमारा कॉलम है, ऊपर बीम है, संयोजन बन गया, लेकिन इसको काइनेमेटिक पेयर नहीं कहेंगे, इसको आप ज्वाइंट कहेंगे क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो काइनेमेटिक पेयर आपका क्या होगा, कनेक्शन ऑफ 2 और मोर लिंक्स एंड हैविंग द रिलेटिव मोशन नोन एज काइनेमेटिक पेयर, है ना। अब इसको कैसे वर्गीकृत किया गया, इसकी पूरी डेफिनेशन वो बताया था, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, अकॉर्डिंग टू द मोशन में आपका था टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, रोटेशनल पेयर, है ना। कितने टाइप के थे देख लेना, बहुत सारे बताए थे। इसी तरीके से इसकी 3-4 विधियां थी, सभी विधियों को बताना। क्लोज पेयर, लोअर पेयर और ओपन पेयर, लोअर पेयर, हायर पेयर। ठीक है, ये चीज हुई, ये पूरा लगा देंगे, लिखो नहीं, बस पूरा डिस्कस कर रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट और पार्शियली कंस्ट्रेंट मोशन। पार्शियली कंस्ट्रेंट मोशन का दूसरा नाम भी लोगों ने पढ़ा था, कोई बता सकता है? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। एक तो था हमारा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या बताया था, एक एग्जांपल बताया था कि जहां पर सिर्फ एक डेफिनिट डायरेक्शन पर ही मोशन अलाउ हो या पॉसिबल हो। जैसे कोई एक प्लेट मान लीजिए है, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई सर्कुलर होल बना दिया और इसी सर्कुलर होल की एक कोई रॉड आपने बना ली। ये रॉड आप इसके अंदर सिर्फ रेसिप्रोकेट कर सकते, घुमा नहीं सकते ऐसे ऐसे, है ना। तो सिर्फ एक डेफिनिट डायरेक्शन पर मोशन अगर मिल रहा है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट मोशन। अगर हम इसी की जगह कोई सर्कुलर मोशन में सर्कुलर होल बना देते हैं और कोई सर्कुलर शाफ्ट रखते हैं तो ये घूम रही थी, मतलब ऐसे रेसिप्रोकेट भी करेगा और घूम भी सकती है। मोर देन वन डेफिनिट डायरेक्शन यहां पर हो गया, या मोर देन वन डायरेक्शन। या एक एग्जांपल और बताया था, फुट स्टेप बेयरिंग, कुछ ऐसे था। ऐसे था, ठीक है, ये रोटेट हो रहा था, ये रोटेट होता है इस शीट के ऊपर, और ये रोटेशन जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो हो सकता है इसके ऊपर ऐसे ऐसे जंबलिंग होने लगे। जबकि चाहिए आपको सिर्फ रोटेशन ये वाला, जब ज्यादा तेज रोटेट होगा तो ऊपर नीचे उछलना शुरू कर देगा। ठीक है, जब उछलेगा तो पूरे सिस्टम में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी मशीन की, है ना, तो ये डिस्टर्ब करेगा। तो इसको आप क्या बोल रहे थे, इन अनकॉन्स्ट्रेंट मोशन। अनकॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट आपका कौन सा, जहां पर डेफिनिट डायरेक्शन पर मोशन अलाउ हो या अवेलेबल हो, और अनकॉन्स्ट्रेंट में हो गया मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है, या मोर देन डेफिनिट डायरेक्शन पर मोशन अगर हो रहा है तो उसको अनकॉन्स्ट्रेंट बोलेंगे। इसी अनकॉन्स्ट्रेंट में आप थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा गतिविधि या कुछ प्रक्रिया करके कंस्ट्रेंट मोशन अगर प्रोड्यूस कर पाए तो ऐसे मोशन को फिर बोलते थे सक्सेसफुली या पार्शियली कंस्ट्रेंट। कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते थे ऊपर से आपने एक कोई यहाँ पर लोड पी अप्लाई कर दिया। जब लोड पी अप्लाई कर देंगे तो जो जंबलिंग यहाँ पर हो रही है ये रुक जाएगी, सिर्फ रोटेशन होगा। तो ये आपका जो मोशन हो गया कौन सा हो गया, पार्शियली कंस्ट्रेंट मोशन या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसकी बात कीजिए हम लोगों ने। अब अगली बात करते हैं, काइनेमेटिक चेन का परीक्षण कैसे करेंगे। अब याद करिए, हमने 2 रिलेशन बताए थे,
L इक्वल टू 2p माइनस 4 और क्या था L इक्वल टू 3/2 j माइनस। याद करो ये चीजें, अब एग्जाम आ गया, इससे ज्यादा टाइम आपका इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है वो क्वेश्चन, एक बार देख लेना इसे। काइनेमेटिक चेन का परीक्षण कैसे करेंगे? आप उन दोनों रिलेशन पर जो भी आपकी काइनेमेटिक चेन दी गई है उसमें कुछ नंबर ऑफ लिंक होंगे, कुछ नंबर ऑफ ज्वाइंट्स या पेयर होंगे। ठीक है, उनको काउंट करके दोनों रिलेशन पर रख के वैल्यू चेक करेंगे। अगर दोनों बराबर हो गए LHS RHS तब तो उसको काइनेमेटिक चेन कहेंगे। अगर बराबर नहीं हुई, LHS छोटा रहा RHS बढ़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉक्ड चेन। ठीक है, अगर RHS कम है LHS ज्यादा है तो उसको अनकंस्ट्रेंड बोल रहे थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये चीज थी, परीक्षण कैसे करेंगे और लिंक और पेयर के बीच में क्या संबंध है, तो वही रिलेशन आपको बताने हैं। ठीक है, चाहो तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल भी लेके बता देना, 3 बार चेन बता देना, 4 बार चेन बता देना, 5 बार चेन बता देना। अगर थोड़ा समय हो ये बता दोगे तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रुत वापसी यंत्र विन्यास यानी कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, सेपर मशीन पे, प्लेनर मशीन पे, जहां हमने बताया था कि अगर कोई एक टूल हमारा एक साइड में कटिंग करता है, दूसरे साइड खाली आ रहा है, तो हम सिंपल जो मैकेनिज्म है स्लाइडर क्रैंक, यहाँ पर तो एक कोई व्हील होगी, 180 डिग्री रोटेशन पर जाएगा, फिर 180 डिग्री पर आएगा। तो जाते समय हमारा वर्किंग स्ट्रोक है तो 360 डिग्री का मैक्सिमम पार्ट कटिंग स्ट्रोक में लगा दें, वापस वाला तो खाली है तो उसको मिनिमाइज कर दें। तो इसके लिए फिर 2 मैकेनिज्म का इंट्रोड्यूस की गई थी, जिनके बारे में पूरा डायग्राम सहित बता के अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उनमें एक था स्लॉटेड लीवर क्रैंक मैकेनिज्म, याद है? स्लॉटेड लीवर, एक कोई ऐसे था, स्लॉट बना हुआ था, स्लॉट के अंदर एक कोई पिस्टन पड़ा था, पिस्टन के साथ कोई क्रैंक कनेक्ट था। ये क्रैंक किसी एक अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था, स्लॉट आपका ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। ठीक है, याद है कुछ? वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप उसको देख लेना। दूसरा आपको असाइनमेंट में दिया था व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म दिया था। इन दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर, दोनों में से किसी एक की बात कर रहा है। नहीं, एक नहीं, पहले वाले की बात कर रहा है। स्वच्छ चित्र की स्लाइडर क्रैंक यंत्र। अगर कुछ आपको थोड़ा थोड़ा याद आए तो हम बताना। ऐसे कुछ था, ये आपको ये फ्रेम था, यहाँ पर आपने कोई क्रैंक लगा रखा था। ठीक है, ऐसे इस सिरे से आपने कोई लीवर लगाया था स्लॉटेड, याद है कुछ? और यहाँ पर आपने कोई पिस्टन एक डाल रखा था, ये पिस्टन ऐसे से रोटेट कर रहा था, है ना? तो ये जब इसके साथ जा रहा है तो पूरा झिरी कटी हुई थी, ये जैसे जैसे क्रैंक यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो ये लीवर भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। ठीक है, तो एक यहाँ से ऐसे कोई टेंजेंट था, एक ऐसे कोई टेंजेंट था। ये वाला जो पोर्शन था जाते समय लगा रहा था और ये टाइम आते समय ठीक हो गया। इसको अगर आप अल्फा कर रहे थे तो ये बीटा था, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, तो जो आपका टाइम टेकन या रेशियो ऑफ टाइम कंज्यूमिंग ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक टू रिटर्न स्ट्रोक, तो आप यहाँ पर निकाल रहे थे अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, ऑलवेज मोर देन 1 प्राप्त हो रहा था, वही इसका फायदा था। तो इस तरीके का डायग्राम जो बताया था उसको एक बार देख लेना, डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार बना के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया। अगला है आपका एक पाश्चात्य भाप यानी कि स्टीम इंजन, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में पिस्टन का वेग और त्वरण ज्ञात करने का एनालिटिकल मेथड, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। एनालिटिकल मेथड की बात कर रहा है, अगर आपको थोड़ा सा कुछ याद आ रहा हो जो मैंने बताया कि कोई मान लीजिए लाइन ऑफ स्ट्रोक हो, क्रैंक ऐसे ये पिस्टन था, है ना? यहाँ पर फ्रेम था, तो इसको फिर क्या किया था हम लोगों ने? अब ये मान लिया कि आपका पिस्टन की पोजीशन ये है, तो ये थीटा अगर आप कहेंगे तो थीटा पर बिंदु रहा होगा तो ये कहीं यहाँ होगा, है ना? तो टी टाइम में अगर ये एंगल थीटा क्रैंक रोटेट कर जा रहा है तब तक पिस्टन आपको यहाँ से यहाँ तक मूव कर देगा एक्स डायरेक्शन तक। तो हमें अब ये टाइम टी पता चल गया
और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, तो वेलोसिटी कैसे निकाल लेते थे, dx/dt। डेरिवेशन पूरा किया था इसको, ठीक है, आपको v आ जा रहा था पिस्टन का। इसी तरीके से जो v निकाल लिया था, तो फिर एक्सेलरेशन की बात की, तो एक्सेलरेशन आपको क्या था, dv/dt। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक स्टीम इंजन का पिस्टन का वेग और त्वरण, तो वेग का बस दिया जाएगा और त्वरण दिया जाएगा, ठीक है। एनालिटिकल मेथड का वर्णन करना है, यानी पूरा का पूरा डेरिवेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक बार इसको देखना, आगे चलते हैं। तात्क्षणिक घूर्णन केंद्र को परिभाषित करें, यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर को डिफाइन करना है। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि अगर कोई एक कंपोनेंट अगर रोटेट कर रहा है, तो किसी न किसी एक सेंटर के अबाउट कंप्लीट उसका रोटेशन बनेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपकी ये लिंक है ए बी, ठीक है, ये या तो सीधे सीधे डिस्प्लेस हो रही होगी टाइम के सापेक्ष। अगर मान लीजिए कि इसको हम चलाते जाए अनंत दूरी तक, अगर ये घूम के वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आती है, तब तो हम कहेंगे कि प्योर ट्रांसलेशन है, यही कहेंगे ना। अगर मान लें कि यही लिंक आपकी इस पॉइंट के अबाउट ऐसे पूरा घूम जाती है, तो सेंटर आपका एक ही जगह रहा, प्योर रोटेशन इसको कहेंगे, ठीक है। कभी कभार दोनों चीजों का कंबाइन फॉर्म मिलेगा कि हल्का रोटेशन भी मिलेगा, हल्का ट्रांसलेशन भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी पोजीशन ए बी है, आफ्टर टाइम टी इसकी कुछ नई पोजीशन ऐसे बन ए आपने यहाँ पे पहुंचा ए डैश तक, बी पहुंचा बी डैश तक, तो इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि ये सेंटर भी शिफ्ट हो गया, यानी कि प्योर रोटेशन तो नहीं रहा, और ऐसे जा रहा है, कुछ एंगल भी चेंज हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन भी नहीं है। तो इसका एक कोई ना कोई आई सेंटर बनेगा। हम ये मानेंगे कि ऐसे यहाँ पर कहीं एक आई सेंटर होगा जिसके अबाउट इसको कंप्लीट रोटेशन मान सकते हैं, मान लेंगे। कोई भी लिंक जब इसको कंप्लीट चलाते रहे, आगे मूव कराते रहे, अगर वापस कभी अपनी पोजीशन पर आ जाए, तो ये मानेंगे कि इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा जिसके अबाउट ये पूरा घूमी होगी, है ना। इसको आई सेंटर कहेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, आई सेंटर परिभाषित कीजिए तथा उसके गुणों का उल्लेख कीजिए। अब परिभाषित में गुण हमने बताए थे बहुत सारे एग्जाम्पल। एक कोई मान लीजिए कि लिंक आपकी यहाँ पर है, एक कोई जो ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर सरफेस पे ऐसे पूरा चल रहा होगा, तो इसका आई सेंटर कहाँ बनेगा, ऐसे, और इसमें कोई नई पोजीशन यहाँ पर दिखा दो, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा आई सेंटर, ठीक है। एक कोई ऐसे सरफेस है, यहाँ पर अगर रोटेट हो रहा है कोई चीज चल रही है, तो इस सर्किल का जो पाथ का सेंटर होगा इस सेंटर, वो आई सेंटर कहेंगे। एक आपको ऐसे केस बन सकता था कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर आपका कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसका सेंटर कहाँ बनेगा, बिल्कुल प्योर ट्रांसलेशन है, तो इसका सेंटर कहीं नहीं बनेगा, तो मान लेंगे कि इन्फिनिट पे जाकर रहेगा, यहाँ पर, है ना। इस तरीके से आई सेंटर बहुत सारे बन सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हमने जो बताए थे, ठीक है। आई सेंटर को फिर कैसे निकालते हैं, ये कितने टाइप के होते थे आई सेंटर, इनके बारे में बात की थी। कुछ परमानेंट आई सेंटर थे, कुछ फिक्स आई सेंटर थे, कुछ ना परमानेंट थे ना फिक्स थे, जिनको कैनेटिक थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे थे, इसका डिस्कस किया था। तो इसको बताना है आपको। इसमें कहा गया 4 बार मैकेनिज्म में चित्र बनाकर उसके घूर्णन केंद्रों को ज्ञात करें। तो 4 बार चेक में नंबर ऑफ सेंटर आपका कितना हो जाएगा, n-1/2। तो n आपके 4 हो गया, 4 × 3/2 बराबर 6 आई सेंटर बनेंगे। ये बताया था क्वेश्चन में, 6 आई सेंटर, ये कोई 4 बार चेक बना लेंगे, ऐसे इसको फिक्स कर देंगे, नाम दीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा I12, ये आपका हो गया I14, ये हो गया I23, I34, 4 आई सेंटर तो मिल गए। ये हमेशा फिक्स रहेंगे अपने पोजीशन को लेकर, ये फिक्स आई सेंटर हो गए। ये 2 3 2 3 रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी लेकिन रहेंगे परमानेंट, ये दोनों ये परमानेंट हो गए। अब जो 2 बचे हमारे इन 6 में से 2 कैसे निकाल रहे हैं, अब आते थे कैनेटिक थ्योरम की थ्योरी पर।
इनको एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ठीक है। कहीं जाके जो कनेक्शन मिल गए बीच में जो लिंक है उनका वही सेंटर हो गया I13। इसी तरीके से इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, किधर का इनका सेंटर बना आई सेंटर बनेगा, ये इन दोनों का सेंटर हो, तो ऐसे 6 आई सेंटर हो जा रहे हैं। तो ये आपको डायग्राम बना के बता देना है इस क्वेश्चन को, है ना? कोई समस्या? सिंथेसिस को समझाइए, स्वच्छ चित्र की सहायता से इसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। सिंथेसिस के बारे में मैंने क्या बताया था? सिंथेसिस को पहले तो एक्सप्लेन करना है कि किसी एक गिवन आउटपुट के लिए नंबर ऑफ लिंक, पोजीशन ऑफ लिंक, ठीक है, एंड एंगुलर पोजीशन, इन सारी चीजों को डिसाइड करना या कंस्ट्रक्ट करना सिंथेसिस का तो बाइक को देख रहे हैं। अगला हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होगा? मूवेबिलिटी, किसी मैकेनिज्म या किसी मशीन के कोई लिंक में कितना मूवेबिलिटी हो रहा है पॉसिबल, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने कुछ रिलेशन बताया था कैलकुलेट करने के लिए, F इक्वल टू 3 n minus 1 माइनस 2 j माइनस h माइनस r, इस तरीके से कुछ था ना। इसमें नंबर ऑफ हायर पेयर को अगर हम 0 कर देते, नंबर ऑफ रिडंडेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट कर दे, तो आपके पास फिर ये रिलेशन बचता था n और j और f के बीच में, ठीक है। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मान लें, कौन सा क्राइटेरिया था? ग्रबनर्स क्राइटेरिया ना, या पुटबैक था, देख लेना। तो अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर के बीच में जो रिलेशन पाएंगे, तो वो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंथेसिस में भी काम आएगा। तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? मैक्सिमम आपके 3 हो सकते हैं, XYZ डायरेक्शन पर ट्रांसलेशन या इन्हें XYZ डायरेक्शन पर रोटेशन, 3 हो सकते हैं। लेकिन किसी एक मशीन के लिए, किसी एक मैकेनिज्म के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक इनपुट से फाइनल लिंक पर एक ही टाइप का डेफिनेट नेचर का मोशन चाहते हैं। इस वजह से अमूमन इस फार्मूले को अगर हम यूज करके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, इसका मतलब एक डेफिनेट मोशन मिल रहा है लिंक में। अगर एक से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं तो हम कहेंगे कि एक से ज्यादा टाइप का मोशन मूवमेंट प्राप्त हो रहा है लिंक में। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6, क्योंकि 3 एक्सिस होती है, या तो तीनों के अबाउट ट्रांसलेशन होगा या तीनों के अबाउट रोटेशन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 0 हो जाता, ऐसा संयोजन अगर हो काइनेमेटिक चेन का, तो हम ये कहेंगे कि लिंक बनी तो है, लेकिन नंबर ऑफ ज्वाइंट, नंबर ऑफ लिंक की संख्या के हिसाब से कैलकुलेशन में हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, तो सीधा सा मतलब है कि किसी भी लिंक में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट या कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और ऐसे काइनेमेटिक चेन में जब रिलेटिव मोशन या मूवमेंट नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम या स्ट्रक्चर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म या मशीन? तो आपको सीधे सीधे बताना है कि मशीन में मूवमेंट होगा, गति होगी, संभव होगी। अगर ये गति या मूवमेंट नहीं है तो उसको स्ट्रक्चर कहेंगे, और स्ट्रक्चर होते ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 0 हो जाती है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ही एक वो चीज है जो दिखाती है कि मूवेबिलिटी इसमें है कि नहीं है, ठीक है, मूवेबिलिटी। तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। अगला है मशीन के जायरोस्कोपिक एक्शन की व्याख्या कीजिए। जो मैंने बताया था, बाइक आप चलाते हैं, कार जा रही है चलाते हैं, शिप देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, कोई एक चीज रोटेट कर रही है किसी अपने एक्सिस के अबाउट, और वो एक्सिस भी अगर आपको कोई टर्न करानी है लेफ्ट या राइट, तो उस समय तीसरा जो परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा, उस एक्सिस पर एक कपल फॉर्म होता है। वो कपल की संख्या या मात्रा कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ये डिफाइन या डिसाइड करेगा कि वो मशीन या इंजन या बाइक आपके प्रॉपर ऑपरेशन में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। जैसे आप, मैंने एग्जांपल बाइक वाला दिया था कि आप झुक जाते हैं, अगर ना झुके तो गिर जाएंगे,
ठीक है। तो वो झुकाव या जो एक्शन हो रहा है इस कपल का, वो एक्शन डिपेंड किस पर करेगा, कितना आपने टर्न लिया, यानी कि एक्सिस का रोटेशन क्या है, और जो स्पिन कर रहा है कोई चीज स्पिनर, उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है। तो डिजाइन करते समय हमें ये चीज ध्यान देनी है कि इन दोनों पैरामीटर्स की डिजाइन इतनी ज्यादा ना हो कि ये इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाए कि पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दे या फेल कर दे। ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अगला आपका आ जाता है उपरयुक्त व्यंजकों की सहायता से दो पहिया वाहन में जायरोस्कोपिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो जायरोस्कोपिक जो टू व्हीलर है, टू व्हीलर के रोड वाला जो डेरिवेशन है पर उसको देखना। अगला हम आ जाते हैं बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में स्लिप से क्या तात्पर्य है भाई? स्लिप हमारी कहाँ होती है? पुली और बेल्ट के बीच में। दो टाइप की पुली है, ड्राइवर से या तो ड्राइवर पुली पर और पट्टे के बीच में स्लिपेज होगा, या उधर होगा या दोनों पर होगा। ड्राइवर पर हमने कहा था कि S1 है और ड्रिवन पर S2 है, तो टोटल आपका स्लिपेज कितना हो गया? S1 प्लस S2। अगर पहले 100 RPM आपका ड्राइवर पर है तो ड्रिवन पर कितना पहुंचेगा? 100 माइनस S1 प्लस S2। ठीक है। परसेंटेज इसका निकाला गया था, पूरी डिटेल में चर्चा की थी इस टॉपिक पर। ठीक है। कई सारे डेरिवेशंस भी इसके किए थे, तो उनको आप एक बार देख लेना। अगला आपका आता है ओपन बेल्ट ड्राइव में पट्टे की लंबाई। अगर आपको याद हो, एक यहाँ पर बिल बनाई थी, यहाँ बिल बनाई थी, दोनों के बीच में ओपन बेल्ट सिस्टम लगाया था। ठीक है। एक हाफ सेक्शन लिया था, पहले ऊपर की स्ट्रेट दूरी प्लस इस हाफ आर्क प्लस ये हाफ आर्क, बहुत सारी वो ज्योमेट्री लगाई थी यहाँ पर। ज्योमेट्री से ये पूरी दूरी नापी थी। ये पूरी दूरी होगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। दोनों केस में बताया था, क्रॉस बेल्ट सिस्टम और ओपन बेल्ट सिस्टम। एक बार इस एक्सप्रेशन को जरूर देख लेना। ठीक है। तो डायग्राम बना के एक दो बार करोगे तो आ जाएगा समझ में। और अगर थोड़ा भूल गए तो कम से कम फाइनल एक्सप्रेशन जो उसकी बिल्कुल रट लेना। मैंने कहा था कि जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है एक चार्ट बना लीजिए, और ये जो मेन फार्मूले हैं, फाइनल डिडक्शन जो आते हैं, इनको नोट करके सामने चिपका लो। बार बार उस पर नजर जाएगी तो वो चीजें मेमोराइज हो जाएगी। ठीक है। तो ये काम कर देना। एक अगला डेरिवेशन ये भी मैंने क्लास में करवाया था, T1 माइनस T1 अपॉन T2 इक्वल टू e टू पावर म्यू थीटा। ये फ्लैट बेल्ट थी और कुछ ऐसे बनाया था। एक कोई ऐसे आपकी पुली थी और ऐसे आपका एक बेल्ट थी। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, ऐसे रोटेशन हो रहा है जैसे फोर्स था। कुछ याद है? एक तरफ आपका T1 था, एक तरफ T2 था। इधर मान लीजिए T1 है, इधर आपका T2 है। तो T1 टाइट साइड था, T2 स्लैग साइड है। तो टेंशन इन टाइट साइड से टेंशन इन स्लैग साइड में क्या रेशियो होगा, इस रेशियो का एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी। मुझे आया था T1 अपॉन T2 इक्वल टू e टू पावर म्यू थीटा। बहुत छोटी एक्सप्रेशन थी, 4-5 लाइन की। 3:5 में शायद या 2:3। हाँ, वो मतलब ये हमारा थीटा क्या था? रेडियन में एंगल ऑफ लैग। T1 क्या था? टेंशन इन टाइट साइड, T2 था टेंशन इन स्लैग साइड। म्यू आपका क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली। ठीक है। वही चीज में बताई गई। तो एक बार इसको देखना, इंपॉर्टेंट। एक ये था और दूसरे वी बेल्ट के लिए बताया था। वी बेल्ट में भी कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ जो यहाँ पर आपका आ गया था डिवाइडेड बाय कॉसेक अल्फा। अल्फा क्या बन रहा था? वी बेल्ट का ये एंगल अल्फा। ठीक है। तो ये फ्लैट बेल्ट का है और एक वी बेल्ट का है। तो फ्लैट बेल्ट वाला यहाँ पर पूछा। अगला है आपका गियर चालन से आप क्या समझते हैं? गियर ड्राइव क्या है? गियर चालन अन्य चालनों की तुलना में कैसे लाभदायक है? जो गियर ड्राइव था, गियर ड्राइव में एक तो स्लिपेज का कोई चांस नहीं होता है, बेल्ट या पूरी चेन की तरह। ठीक है। कॉम्पैक्ट एरिया में होता है। ठीक है। एक दांत दूसरे दांत से बिल्कुल मैच होके चलते हैं। ठीक है। तो आपकी बहुत रिलायबल, वो सब 4-5-6 पॉइंट हमने लिखाए थे, शुरू में बताया था। हाँ, स्मूथ रहेगा, रिलायबल रहेगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी। ठीक है। कॉम्पैक्ट एरिया में पावर ट्रांसमिट करते हैं, ये सारी चीजें थी। तो उसी के लाभ के बारे में बात की। अपने आप से लिख जाएगा। हाँ, अपने आप से लिखा होगा क्योंकि क्लास में अटेंड की हो तो उसमें लंबी चर्चा की गई। अगला आपका होता है टूथ प्रोफाइल। दो तरीके बताए थे, एक इनवॉल्यूट बताया था और एक साइक्लोइडल बताया था।
इनवॉल्यूट में हमने बताया था कि कोई एक धागा है किसी एक रील पे बंधा हुआ है, एक किनारा टाइट होकर पकड़ा था, इसको अनरेल धीरे धीरे कर रहे थे तो देख रहे थे हाथ हमारा कैसे कैसे जा रहा है, याद आ रहा है? तो ये जो प्रोफाइल बन रही है, इसी प्रोफाइल को आधार बनाते हुए गियर को काटते हैं, उसको इनवॉल्यूट बोलते थे। दूसरा साइक्लोइडल था। साइक्लोइडल में क्या किया था, एक कोई रिजिड सरफेस ली थी, रिजिड सरफेस के ऊपर एक कोई व्हील लिया था, रोलर पे एक निशान लगाया था, इसको घुमाया था, फिर इस निशान को के पाथ को देख रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, ऐसे एक उधर से व्हील आ रहा था, उसको ऐसे लाए थे, नीचे भी एक रखा था, नीचे उधर ले गए थे, नीचे वाला ऐसे ले गए थे, तो ये आपका कुछ ऐसे बन गया था इधर का और ऐसे बन गया था इधर का, तो ये आपका साइक्लोइडल था, बीच से घूम गया। हाँ, उसके बाद सीधा जब हो गया इसको पूरा घुमा दिया था, ठीक है, तो ये पिच सर्कल का काम कर रहा था। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने इसके डिस्कस की है। गियर में तो बहुत टाइम दिया था ना, टर्मिनोलॉजी पूरी बात की थी, पिच सर्कल क्या है, प्रेशर एंगल क्या है, बैकलेस, विड्थ ऑफ टीथ, उसको एक बार टर्मिनोलॉजी जरूर देखना, भले यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाया नहीं है कहीं, लेकिन देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेशर एंगल वगैरह की चीजें, तो वो चीज आपकी यहाँ से जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका गियर माला, यानी कि गियर ट्रेन। गियर ट्रेन में वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, N1/N2, और एक था आपका ट्रेन वैल्यू, एक था वेलोसिटी रेशियो, न्यूमेरिकल इस पे कुछ करवाया था, ठीक है, इसको देखना। वेलोसिटी रेशियो के बारे में पूछा है, अगर ऐसे आपको आता है क्वेश्चन तो कम से कम 2 गियर 3 गियर या 4 गियर तक बना के फटाफट उसमें नंबर ऑफ टीथ और नंबर ऑफ स्पीड N1 N2 N3 इस तरीके से N1/N2 बराबर T2/T1, ठीक है, यही तो था। N2 = N3 हो जाता है। हाँ हाँ T2 = T3 होता है। हाँ हाँ वही, ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये तो आपको हो गया सिंपल गियर ट्रेन के लिए, आप यहाँ पर बताएंगे। कंपाउंड गियर के लिए भी बता सकते हैं। कंपाउंड में क्या हो रहा था कि एक ही शाफ्ट पर एक से ज्यादा गियर बाउंड, ठीक है, उनकी स्पीड सबकी बराबर हो जाएगी, कुछ पोर्शन कट जा रहे थे ऊपर नीचे, मतलब वो वाला था जी आपने कराया था 100 और 50 करके। हाँ 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 100 और 50 का एग्जांपल जो लेके बताया था, न्यूमेरिक एग्जांपल जो लिया था, ठीक है, एक बार उसको देखा था। बाकी तो गियर ट्रेन तो दिखाई दिया था एक बार, आपको किया भी होगा चाहिए। अब ये कुछ हमारे शुरुआत में गियर वाले पार्ट में जो क्लासिफिकेशन लगा था, स्पाइरल गियर, वर्म गियर, बेवल गियर, रैक एंड पिनियन। रैक एंड सिलेंडर था, यहाँ पर कोई चूड़ी बनी थी, पिनियन ऐसे से चल रहा था, वो चारा काटने वाली मशीन में अक्सर देखने को मिलता था। नहीं, रैक एंड पिनियन वो था, एक पट्टा था, एक्सीलरेटर्स पे जो लगा होता है पट्टा होता है, यहाँ पर ऊपर दांत बने होते हैं, यहाँ पर व्हील बनी होती है, ऐसे चलता है। जो वर्म गियर है, वर्म एंड पिनियन है, वो मिल जाता है उसपे चारा काटने वाली मशीन पर। तो ये सब चीजें बता देते हैं। बेवल गियर है, बेवल गियर किसी एक एंगल पर होता है, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के गियर मालाओं को वर्णन कीजिए। गियर ट्रेन की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी थी? सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और सन एंड प्लेनेट। हाँ, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं था। आपके कोर्स में तो है आपके सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर, ठीक है, दो ठीक बता दिए। तो ये तीनों का नाम लिख देना। पाश्चात्य इंजन में गतिपालक पहिए तथा गति अभिनियंत्रण के कार्यों में अंतर। देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपके कोर्स में नहीं है। गति अभिनियंत्रक यानी कि स्पीड गवर्नर, हमने ये भी बताया था कि कोर्स में नहीं है, फिर भी आप पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, हो सकता है काम आए। वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फ्लाईव्हील और गवर्नर में एक अंतर बताया था, अगर आपको याद हो। फ्लाईव्हील तो एक कंप्लीट साइकिल पर किसी इंजन के या किसी क्रैंक शाफ्ट पर जो फ्लाईव्हील लगा है, तो क्रैंक शाफ्ट के एक कंप्लीट साइकिल पर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है एनर्जी का, जैसे फॉर एग्जांपल इंजन 4 स्ट्रोक बताए थे, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, है ना। तो सक्शन स्ट्रोक में तो आप घुमाते हैं पहिए को, कंप्रेशन में भी घुमाते हैं, पावर स्ट्रोक में फ्यूल बर्न होते हैं, बहुत हाई एनर्जी डेवलप होती है, वो एनर्जी पिस्टन को पुश करती है, थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है, पिस्टन नीचे आता है, जिससे कि फ्लाईव्हील घूम जाता है। उस समय क्रैंक पर क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और फिर इसको वापस जब पिस्टन जाएगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो एक कंप्लीट चक्कर हुआ क्रैंक का, 4 प्रोसेस हुए। मान लीजिए कि शुरू में 0 से 90 डिग्री तक सक्शन हुआ,
फिर 90 से 100 डिग्री रोटेशन तक कंप्रेशन हुआ। जब कंप्रेशन कर रहे हैं, कोई चीज दबा रहे हैं, तो बहुत आसानी से हम नहीं घुमा पाएंगे, ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, है ना। और उसके बाद जब 180 से 270 डिग्री तक पावर मिला तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिली, अपने मन से भूल जाएगा। तो देख रहे हो कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, कभी एनर्जी जरूरत से ज्यादा मिल रही है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है एक कंप्लीट चक्कर में या साइकिल में, तो इसको मेंटेन कौन करता है? फ्लाईव्हील। लेकिन इसके अपोजिट जब आप इंजन लगा के किसी कार में या बाइक में चलते, जब चढ़ाई पर जा रहे होते हैं, जब ज्यादा लोड की जरूरत होती है, तब आप एक्सीलरेटर लेते हैं। जब ढाल पर चलते हैं तो आप एक्सीलरेटर को और उल्टा घुमाते हैं, है ना। तो ये जो लोड पर वेरिएशन हो रहा है, इसकी वजह से जो गति में कम ज्यादा हो रहा है, तो ये काम कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, यानी कि नंबर्स ऑफ साइकिल पर होने वाले फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है जिसका नाम है गवर्नर। और गवर्नर वर्क कैसे करता है इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस इतना समझ लीजिए कि जो गवर्नर होगा, जब हम एक्सीलरेटर दबाते हैं बाइक का, तो गवर्नर एक कुछ ऐसा डिवाइस होगा कि जहां पर एक तरफ पेट्रोल आता है, एक तरफ से एयर आता है, तो पेट्रोल वाला जो ओपनिंग है उसको बढ़ा देगा। जब पेट्रोल ज्यादा आने लगेगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सिर्फ इतना करते, जब एक्सीलरेटर आप लेते हैं तो इंजन में कैसे ज्यादा ताकत आ जाती है। इसका सिर्फ यही तरीका लॉजिक है कि जब हम एक्सीलरेटर लेंगे तो गवर्नर जो हमारा थ्रोटल वाल्व होगा, थ्रोटल वाल्व पेट्रोल लाने वाला, उसकी ओपनिंग बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा पेट्रोल आएगा। एक्सीलरेटर जब लोगे तो ज्यादा पेट्रोल आता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? गवर्नर। फ्लाईव्हील ने क्या किया? स्पीड इसने भी रेगुलेट की, लेकिन एक कंप्लीट साइकिल पर होने वाले फ्लक्चुएशन को रेगुलेट किया फ्लाईव्हील ने, जबकि लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से नंबर्स ऑफ साइकिल पर जो फ्लक्चुएशन आया ऑटोमोबाइल में या किसी इंजन में, तो इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नर का यूज करें। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अब फ्लाईव्हील से रिलेटेड कुछ ये चेक इनके डेरिवेशन बताए थे, न्यूमेरिकल दिशा देकर करवाया। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, फ्लाईव्हील की बात कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये जो डेरिवेशन था एक बार इसको देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन में, डीजल इंजन में गतिपात पहिए का क्या तात्पर्य होता है? इस प्रकार के इंजन के गतिपात चक्र को की माप को कैसे निर्धारित करेंगे? वही फ्लाईव्हील की वर्किंग की बात कर रहे हैं। फ्लाईव्हील क्या काम करता है किसी डीजल इंजन में, वही सारी चीजें बतानी है। आप चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो एनर्जी हमारी कम ज्यादा हो रही है, इस कम ज्यादा एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ऊपर जो या फिर रिलेशन थे कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन या एनर्जी और स्पीड की फ्लक्चुएशन में जो भी चीजें आ रही हैं, तो कितना टॉर्क होगा इस टॉर्क के हिसाब से, या कितनी एनर्जी होगी इसकी एनर्जी के हिसाब से, जो फ्लाईव्हील होगा इसका साइज कैसे निर्धारित करेंगे, ये चीज देख लेना। अगला आ जाता है फॉलोवर के संचालन को के अनुसार में अनुसार कैमों को वर्गीकृत कीजिए। वही क्वेश्चन आ गया। फॉलोवर में जो स्पीड हो रही है, गति हो रही है, 4 तरह की गतियां बताई थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और साइक्लोइडल। ठीक है, तो फॉलोवर में जो ये गति है, संचालन है, इनके हिसाब से कैम का वर्गीकरण। ठीक है, तो एक आपका रेडियल कैम था, एक ऑफसेट कैम था, है ना। तो ये चीज यहाँ पर बतानी है। फॉलोवर में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो ऐसे हो सकता है फॉलोवर में डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल और रेडियल 2 टाइप की कैम बताई थी, है ना। अब रेडियल कैम में बहुत सारे तरीके बताए थे, फॉलोवर के कॉन्टेक्ट के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन ऑफ कैम। अगला आ जाता है कैम के संबंध में टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों ने बात की थी, कैम और फॉलोवर में। बेस सर्किल रेडियस, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल होगा, बेस सर्किल होगा कैम का। पूरा एक लेक्चर लिया था टर्मिनोलॉजी पर, पूरा फिगर बना के ही इसको बताना है। पॉइंट अगर है 5 नंबर का, तो फिगर जरूर बनाना है। ठीक है, उसी में लिखना।
लिफ्ट आपका क्या था, स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर। एंगल ऑफ एसेंट, जब फॉलोवर नीचे से ऊपर जा रहा है उस समय कैम कितना पार्ट रोटेट कर रहा है, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब नीचे से ऊपर जाते समय। एंगल ऑफ रेस्ट कहां पर, टॉप पर, नहीं अब नीचे से ऊपर गया ना, अच्छा हाँ, ऊपर फॉलोवर ऊपर। यस सर। हाँ, इसके बाद फिर एंगल ऑफ डिस्टेंस, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा होगा फॉलोवर, तब भी कुछ कैम घूमी, कितना एंगल घूमी। फिर एंगल ऑफ एक्शन, एंगल ऑफ एक्शन में क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एसेंट, ऊपर का डोयल और नीचे का नहीं, एंगल ऑफ एक्शन तो ये हो जाएगा कि फॉलोवर आपका नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। ये सर्कल के ऊपर हाँ। नहीं ये जैसे कि फॉलोवर हमारा है, फॉलोवर्स और उसके बाद जो टॉप पे जाता है वो नीचे आता हाँ है। हाँ हाँ, बस वो वाला है, दोनों का ये होगी। दोनों आपस में जोड़ते ऊपर से नीचे आता था। हाँ ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या है, कैम के संबंध में नहीं, ये क्या था, अच्छा ठीक है, ये भी कोई टर्मिनोलॉजी है। बेस सर्किट, इस सर्किट, प्रेशर एंगल, स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर, डुअल पीरियड, लगभग वही चीजें हैं ठीक है। अलग अलग कुछ नहीं देना चाहिए था, एक ही दे देते, एक ही में सब कर देते। पुराना वाला है जो आपका पेन प्रोफाइल बना के टर्मिनोलॉजी जो बताएंगे सब इसी में मिल जाएगा। प्रेशर एंगल आपको क्या बताया था, याद है किसी को, कम से कम 10 बार रिपीट किया था क्लास के अंदर। प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर नॉर्मल टू द पिच कर्व, सेम पॉइंट। ठीक है। लैम्डा इसको दिखा रहा है, ज्यादा प्रेशर एंगल होने पर क्या हो रहा था, कैम जाम होने के चांसेस थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर एंगल, ये पैरामीटर सब देते हैं। अगला आपका था ऑफसेट फॉलोवर। ऑफसेट फॉलोवर क्या था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। एक तो सेंटर ऑफ कैम से जो पास करा रहे थे वो तो प्योर रेडियल कैम थे, कभी कभार फॉलोवर हमें सेंटर ऑफ कैम से पास नहीं कराना है, उसको थोड़ा शिफ्ट कर देते थे, एक दूरी ऑफसेट दे देते थे, इधर की तरफ या इधर की तरफ। याद है कुछ ऑफसेट डिस्टेंस जिसको बोल रहे थे, तो ये ऑफसेट कैम है। ठीक है, चित्र से इसको बताना तो बता लोगे ना। चलो इधर मान लीजिए कि ऐसे आपका कोई बेस सर्किल है, ये सेंटर होगा, ये आपका होगा एक सेंटर। फॉलोवर आप यहां पर ना लगा के, यहां ना लगा कर फॉलोवर यहां पर लगा ऐसे, ये आपको हो गया डायरेक्शन। तो यहां से आपने ऐसे कोई कैम प्रोफाइल बना दिया, बात समझ आ रही। तो ये जो दूरी है ये आपका हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, और ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर। ये जनरली नॉर्मली केस में यहां पर लगाते थे, इसी से पास कराते थे, इसको रेडियल कैम बोल रहे थे, इसको बोलेंगे ऑफसेट कैम। ये जो दूरी है इस दूरी को बोलते हैं ऑफसेट डिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ इतना डायग्राम बनाकर आपको 2-4 लाइन लिख देंगे, ये पूछा गया। अब हम आ जाते हैं फॉलोवर की निम्न गतिविधियों को समझाएंगे। इन गतियों में फॉलोवर के उत्थान और उतार में अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण सब व्यंजक स्थापित कीजिए। तो कोई क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो फॉलोवर में कौन कौन सी गतियां होंगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। और तीनों ही केस में आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, इधर ऊपर एस दिखाएंगे, इधर थीटा ओ डुअल, थीटा आर और डुअल। ठीक है, इनका वेलोसिटी डायग्राम और इनका एक्सेलरेशन डायग्राम। ये एक बार फिर अगर हमारा पुराना वाला क्लास का वो वीडियो देख लोगे ना, लेक्चर वीडियो, हाँ यही वाला लेक्चर वाला वीडियो भी एक बार देख लेना, तो कुछ चीजें और है जो इसमें नहीं लिखी होगी, वो चीजें और आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न को स्पष्ट कीजिए कौन कौन सा स्थैतिक संतुलन और गति संतुलन, यानी कि स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनामिक बैलेंसिंग। स्टैटिक वो जो स्थिर है, स्थिर अवस्था पर जब कोई हमारा लोड नीचे या ऊपर से खींचा हुआ है, गति में वो स्थिर भी होती है, इनर्शिया फोर्स आ जाता है चालन में भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से समझिए, इसको बता देना। मशीनों के संतुलन की आवश्यकता को समझाइए।
आवश्यक है, अगर नहीं तो करेंगे तो मशीन का पार्ट टूट जाएगा, है ना। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, इफिशियंसी कम हो जाएगी, ये सारी चीजें हैं। इस वजह से हम काउंटर मास लगा के संतुलित करते हैं। ऐसे असंतुलित या आवश्यक भारों की वजह से जो अनबैलेंस हो रहा है। अगला रोटेटिंग बॉडी के असंतुलन के कारणों का वर्णन कीजिए। वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के आ रहा है, ठीक है। कोई रोटेशनल मेंबर है, उस पर अगर कोई आपका एक मास लगा हुआ है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जो असंतुलन हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कपल, एक कोई शब्द है, एक यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो इधर ये इसको खींच रहा होगा, उसको उधर खींचेगा, तो कपल भी बन रहा है यहाँ पर। अगर एक ही फोर्स होगा तो यहाँ से ऐसे तो तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज बतानी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा तेज चलते हैं। स्थैतिक और गतिक बलों का विश्लेषण, वही चीज है, स्टैटिक और डायनामिक फोर्सेस का विश्लेषण। मशीनों के असंतुलन से क्या तात्पर्य है, एक रिवॉल्विंग भार के बैलेंसिंग की विधि को व्याख्या कीजिए। कोई एग्जांपल बता देना कि सिंगल मास है, इसको हम सिंगल काउंटर मास लगा के बैलेंस कर रहे हैं या डबल काउंटर मास लगा के बैलेंस कर रहे हैं। वो जो फार्मूला बताया था, फार्मूले को डिस्कस कर लेना। M1R1 क्या MR ओमेगा करते हैं ना, ओमेगा ओमेगा तो कट गया था, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस MC/RC कर दो, इक्वल टू 0 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीजें बताई थी। फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन वाला पार्ट तो देख ही लोगे, ये चीजें देखेंगे, है ना। ये 40 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं, समझ लो इसे।